हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिटी डेव ट्यूटोरियल्स। एंड इस सेक्शन में आज हम लोग यूपीएससी के लेक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो लोग यूपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देंगे और मेजर पोस्ट जैसे आईएएस एंड आईपीएस बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यूपीएससी का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये एक नया लेक्चर सेक्शन है हमारे यूनिटी डेव ट्यूटोरियल्स के वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक रेलिवेंट कंटेंट पढ़ें जो स्मॉल हो और डिटेल्ड हो, तो यूनिटी डेव ट्यूटोरियल में यूपीएससी का सेक्शन आपके लिए ये बहुत कार्यरत साबित होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो आज इतिहास में हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मुगल एम्पायर इसलिए पढ़ना हम लोग चाहते हैं या फिर हम इसलिए आपको यूपीएससी में मुगल एम्पायर पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एक बेस फाउंडेशन था इंडिया में मुगल्स का। तो मुगल्स के शासन काल में क्या क्या हुए, कौन कौन से मुगल एम्परर आए एंड उन लोगों ने क्या क्या किया, ये आज हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में हम आपको पूरा मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब एंड फ्रॉम औरंगजेब टू शाह आलम टू, यहाँ तक हम आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मुगल एम्परर से। जो मुगल एम्परर की पूरी पावर थी और पूरा जो उनका शासन काल था बहादुर शाह के टाइम से, सॉरी बाबर के टाइम से स्टार्ट हो गया था। अब बाबर आए 1526 में और उनका पूरा शासन काल, दैट इज बाबर रूल फ्रॉम 1526 टू 1530। तो उस टाइम में इन्होंने सिर्फ सिर्फ 4 साल ही रूल किया है और इस 4 साल के पीरियड में बाबर ने ही हैव फेस्ड वॉर्स कॉन्स्टेंटली। सो आप देखिए 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नाउ इन दैट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी and he killed him. So on 21st April 1526 Babur fought a battle of Panipat, killing Ibrahim Lodi and established his empire. तो अब जब 1526 में बाबर की पूरी शासनकाल स्टार्ट हुई तो पहला बैटल उनका था बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद जब उन्होंने राणा सांगा को हराया तब उनका बैटल था खानवार का। तो खानवार के बैटल में 1527 में उन्होंने राणा सांगा को हराया। उसके बाद चंदेरी में 1528 को उन्होंने मेदिनी राय को हराया। तो बाबर का पूरा 4 साल का शासन काल 4 लड़ाइयों में गया, जिसमें से एक है बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ हुई। उसके बाद कानवर का हुआ 1527 में राणा सांगा के साथ, चंदेरी का हुआ 1528 में मेदिनी राय के साथ, और फिर घाघरा का हुआ 1529 में मोहम्मद लोदी के साथ जो अंकल थे इब्राहिम लोदी के। तो ये 4 शासनकाल में बाबर के 4 लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। तो हुमायूं का जब हम लोग रीजन पढ़ेंगे एज एन एम्परर, तो इनमें 2 पार्ट्स होंगे, एक 1530 से लेके 1540 तक और एक 1555 से लेके 1526 तक। आप ये सोच रहेंगे कि ये जो बीच में जो गैप है वो क्यों आया हुमायूं के एम्पररशिप में। तो जब बाबर की मौत हुई उसके बाद जब हुमायूं आए तो उन्होंने वो ऐसे ही एम्परर नहीं बन गए। उस टाइम पे बाबर बाबर के मरने के बाद हुमायूं हुमायूं जब आए तब उसके जो भाई थे कामरान, हिंदाल और अस्कारी, इन लोगों ने उसको चैलेंज किया हुमायूं को कि नहीं, हम तुमको ऐसे ही राजा बनने नहीं देंगे। तो उसने क्या किया कि इन लोगों को हराया और उसके बाद फिर हुमायूं पावर में आ गया। अब हुमायूं ने दो लड़ाइयाँ लड़ी। एक चौसा की लड़ी 1539 में और एक कन्नौज में लगी 1540 में, जिसमें वो शेरशाह सूरी से हार गए। तो एक एक जो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बताया वो है 1530 से लेके 1540 तक। तो अब ये कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी हुमायूं की 1540 में, इस टाइम पे 1540 तक 1540 को शेरशाह सूरी ने कन्नौज के बैटल में उनको हरा दिया। तो इस टाइम पे हुमायूं की पूरी पावर खत्म हो गई और उनको काबुल भेज दिया।
वो काबुल चले गए। काबुल में जाने के बाद जब शेरशाह सूरी आए पावर में, तो उनके पूरे पावर को हम लोग सूर एम्पायर पढ़ते हैं या फिर सूर एम्पायर कहते हैं, जो हम आपको बाद में बताएंगे। अब 1555 में हुमायूं वापस आए, जब पूरा सूर एम्पायर डिक्लाइन हो गया शेरशाह सूरी का। पूरा जो सूर एम्पायर डिक्लाइन हो गया 1555 में, काबुल से वापस आया हुमायूं। हुमायूं वापस आने के बाद 1556 में, एक साल बाद ही उसकी मौत हो गई। तो दीन पनाह नाम का उसका एक कैपिटल था, जो सेकंड कैपिटल था हुमायूं का, तो वहां पे वो मर गए। हुमायूं के बारे में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी वो गुल बदन बेगम ने लिखा था, हुमायूं नामा उसको कहते हैं, और वो उनकी बहन ने लिखा था। तो हम आपको अभी एक बार सीक्वेंस वापस बता देते हैं कि बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आए। तो जब बाबर आया था तो वो 1526 से लेके 1530 तक रूल किया बाबर ने। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक पहला उसका शासनकाल रहा। उसके शासनकाल दूसरा जो स्टार्ट हुआ वो 1555 से 1556 तक था। अब 40 और 56 55 के बीच में जो एम्पायर आया था, कनौज के बैटल के बाद 1540 में, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और वो काबुल चले गए थे, तो सूर एम्पायर आया था शेरशाह सूरी का। अब वो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब सूर एम्पायर जो स्टार्ट हुआ था 1540 में, वो 1555 तक चला। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि 1555 में हुमायूं काबुल से वापस आ गए थे, और उसके बाद 1555 से लेके 1555 से लेके 56 तक उसका शासनकाल चला। तो अब देखिए, सूर एम्पायर शेरशाह सूरी का था। तो शेरशाह सूरी के बारे में अब हम लोग जान लें। शेरशाह सूरी थे हसन खान के बेटे, जिनको सासाराम की जागीरदार मिली थी। तो हुसैन खान थे, वो वो सासाराम के जागीरदार थे। जो अब सासाराम बिहार में है, वो वहीं की जागीर थी। तो शेरशाह सूरी तो पहले ही एम्परर नहीं बन गए मुगल के, तो उनको किंग बनाने के लिए चुन्नार का जो फोर्ट है वहाँ की मलिका से शादी किए, और फिर वहाँ पे वो शादी करने के बाद शेरशाह सूरी वहाँ का राजा बन गया था। वहाँ का राजा बनने के बाद कलिंगर का एक वॉर हुआ, जिसमें 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। अब ये बात हमेशा यूपीएससी में, सीजीएल में पूछी जाती है कि कॉइन जो है हमारा रुपया, वो किसने लेके आया था। तो शेरशाह सूरी ने ही कॉइन लेके आया था। शेरशाह सूरी का एम्पायर बहुत बड़ा था, और इसलिए नहीं कि शेरशाह सूरी एक अच्छे एम्परर थे, इसलिए कि वो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे उस टाइम पे। जैसे हम लोग जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, जो पेशावर से लेके कैलकाटा तक जाता है, वो लॉन्गेस्ट रोड है अभी भी, वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था और वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो पेशावर से कैलकाटा जाता है, जो सबसे बड़ा है अब तक का। तो अब सूर एम्पायर डिक्लाइन होगा। अब सूर एम्पायर जो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने लैंड टैक्स रेवेन्यू भी लेके आया था, और वो उस टाइम पे फिर जब उन्होंने लैंड टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, तो जमींदारी थी वो पूरी खत्म हो गई। जमींदारी का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जब उन्होंने कह दिया कि हम लोगों को वन थर्ड जो आउटपुट है तुम लोगों का, जो पीजेंट्स थे उन लोगों का वन थर्ड आउटपुट जो होगा वो तुम लोगों को टैक्स पे करना है, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा। तो अब यहाँ पे ये जमींदारी सिस्टम खत्म हो गई, तो ये एक अच्छा काम हुआ था सूर्य एम्पायर में। उसके बाद उन्होंने जो भी लैंड आप खरीदेंगे या कुछ करेंगे, उसमें पट्टा और कबूलियत नाम की दो चीजें लाई। पट्टा मतलब टाइटल क्लियरेंस। आजकल के ज़माने में जब हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यार टाइटल क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो पट्टा मतलब टाइटल क्लियरेंस होना, और कबूलियत मतलब करारनामा, कि हाँ आपने एज जैसे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि हाँ वी हैव बॉट दिस पार्ट ऑफ अ लैंड, और ये हम लोगों ने एक करारनामा कर दिया है। उनके टाइम पे उन्होंने जो रीजन थे उनके, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ग्राम, परगना, सरकार और इक्ता। तो ग्राम मतलब विलेज, परगना मतलब तालुका, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, और इक्ता मतलब प्रोविंस। तो ये तीन जो पार्ट थे सूर्य एम्पायर में, ये बहुत ज़्यादा, इसी के वजह से सूर्य एम्पायर इतना फ्लरिश हुआ। अब जब शेरशाह सूरी की मौत हो गई, तो अब आए शाह आलम, मतलब असलम शाह आए और मोहम्मद शाह आए। लेकिन ये दोनों बहुत वीक थे।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1540 तक जो हुमायूं थे वो काबुल में थे, डिफीट होने के बाद वहां से वो काबुल चले गए, उसके बाद 55 में वापस आए। तब ये असलम शाह और मोहम्मद शाह दोनों बहुत कमजोर थे, तो हुमायूं ने इसके ऊपर अटैक किया, इन दोनों के ऊपर अटैक किया और फिर वो पावर में आ गए। उसके बाद जब हुमायूं मरे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुगल हमारा हुमायूं था वो कब मरा है, 1556 में मरा है, दीन पनाह में, जो सेकंड कैपिटल था। अब यहाँ मरने के बाद हुमायूं का आया अकबर। अब जैसे भी आपको याद रखना है कि मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ बाबर से, तो बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, और हुमायूं के बीच में आते हैं सूर एम्पायर जो शेरशाह सूरी का था, हसन खान के जो बेटे थे। अब आएंगे अकबर। अकबर का टाइम जो था वो मुगल एम्पायर का सबसे गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड इसलिए भी क्योंकि अकबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर थे। वो ये सोचते थे कि ठीक है हम लोग एज अ मुस्लिम मुस्लिम एम्परर, वो ये नहीं सोचते कि सिर्फ मुस्लिम ही होने चाहिए। उनको मालूम था कि हम लोग हिंदुस्तान जैसे बड़ी जगह पे हैं जहाँ पे हिंदुत्व है और सारे कल्चर्स है, सिख्स है और मराठास है, उन लोगों को हमको साथ में लेके चलना है, तभी हम लोग पूरा का पूरा एज एन इंडिया कंसिडर कर पाएंगे अपने पूरे के पूरे एम्पायर को। तो उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, पूरा का पूरा एम्पायर बहुत बड़ा था और बहुत ही सेक्युलर था। अब थोड़ा अकबर के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर जब थे आए 1556 में, क्योंकि 56 में तो हुमायूं की मौत हो गई, तो 1556 में अकबर आए। अकबर जब राजा बनते तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो अंडर द गार्डियनशिप ऑफ बैरम खान के गार्डियनशिप में अकबर एज एन एम्परर काम करते थे। उसके बाद जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 5 नवंबर 1556 को हेमू के साथ, तो उसमें अकबर ने उनको उसको हरा दिया, हेमू को हरा दिया। अब हेमू को हराने के बाद उनको पता चला कि अकबर की पावर क्या है, सभी को पता चला कि अकबर की पावर क्या है। 1560 में अकबर को पूरा पावर दे दिया गया। पावर देने के बाद उनको सॉरी पावर देने के बाद उनको राजा घोषित कर दिया, और अब वो मुगल एम्परर के किंग थे, सक्सेसर थे हुमायूं के बाद। उन्होंने हराका बाई से शादी की, जो बिहारी मल की बेटी है, जिन्हें हम लोग जोधा अकबर भी कहते हैं, जोधाबाई भी कहते हैं। तो वहां से अब हम लोग बढ़ते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का बैटल हुआ था राणा प्रताप के बीच में और मान सिंह के बीच में, जो मुगल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अब देखिए, हल्दी घाटी का जो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग को यूपीएससी में, एसएससी में, सीजीएल में, ये वाला बैटल के बारे में हम लोग को हमेशा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ था। तो आपको ये बता दीजिए, देखिए अभी शेरशाह सूरी बोल रहा हूँ, अकबर आए 1556 में। उन्होंने फिर दूसरी जो पहली पहली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, वो 5 नवंबर 1556 को लड़ी। उसके बाद 60 में जब वो आए तो उनको राजा घोषित कर दिया गया, एम्परर एंड सक्सेसर ऑफ मुगल एम्पायर घोषित कर दिया गया। उसके बाद महज 16 साल बाद, 1560 के महज 16 साल बाद उन्होंने हल्दी घाटी की बैटल लड़ी। हल्दी घाटी के बैटल किसके बीच में था? राणा प्रताप और मान सिंह। मान सिंह जो थे वो अकबर के 9 ज्वेल्स में से एक थे, और उनमें वो स्टेट्समैन का काम करते थे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो स्टेट्समैन क्या होता है, क्या करते थे वो बेसिकली, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अकबर के टाइम पे जो सेक्युलरिज्म थी, उन्होंने बहुत कुछ सोचा और देखा कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे राज करना है। तो रिलीजन को बीच में लाए बिना वो राज करना चाहते थे, इसलिए दिन ए इलाही नाम का एक रिलीजन बनाया उन्होंने, जिसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बीरबल ने ही अपनाया था, दिन ए इलाही। और उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम सब एक थे। जो बिल्डिंग्स बनाई गई अकबर के टाइम पे, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे फतेहपुर सिकरी बनाया उन्होंने, आगरा फोर्ट बनाया, लाहौर फोर्ट बनाया, हुमायूं टॉम बनाया, ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई थी। तो बिल्डिंग्स के स्कल्पचर के मामले में भी अकबर का टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर था। उन्होंने अपने राज्य में पर्शियन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखी थी। और एक बात जो पूछते हैं यूपीएससी सीजीएल में या यूपीएससी सीएसई में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में, कि रामचरित्र मानस जो तुलसीदास ने जी ने लिखी थी, वो भी अकबर के टाइम पे ही लिखी गई थी। तो ये एक बहुत बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से अकबर को तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं अकबर के 9 ज्वेल्स के बारे में। बीरबल, अब्दुल फजल, फैजी, तोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अबुर रहीम और मुल्ला दो प्याजा, ये लोग अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। और फिर जब हम लोग इनकी बात करते हैं 9 रत्नों की, तो हम लोगों को सभी को मालूम है कि अकबर बीरबल हम लोग देखते थे, और बीरबल कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालते, ये हम लोग को ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया ज़रूर है। तो बीरबल जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते थे कि हाँ, राजकीय सलाह जो भी होगी वो बीरबल से पूछी जाती थी, एक बार तो पूछी ही जाती थी, और बीरबल अपनी राय देते थे अकबर को उस बारे में कि हाँ, ये चीज़ें कैसे होंगी, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले थे वो अकबर के साथ बैठ के डील करते थे। अब्दुल फजल जो थे स्कॉलर थे, फैजी भी स्कॉलर थे, तोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। तोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये आपको याद रखना ही है क्योंकि पूछा जाता है कई बार सीएसई में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में, कि हाँ, तोडरमल कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, स्टेट्समैन थे, क्या थे, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और ये जो टोडरमल की पॉलिसी ही थी, आगे वाले सक्सेसर जो आए उन लोगों ने टोडरमल की जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी थी वो हटा दी गई, जिसके वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो अब ये टोडरमल थे, ये आपको याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। भगवान दास भी थे, मान सिंह थे, स्टेट्समैन थे कि हाँ, लड़ाइयाँ है, जंग है, क्या है, कैसे देखना है, वो सब देखते थे। तानसेन म्यूजिशियन थे, आप लोगों को मालूम है, राग भैरवी और कितने सारे राग गाते थे वो। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि यूजुअली ये तो याद ही है हम सबको कि जो तानसेन थे वो म्यूजिशियन थे। अबू रहीम और मुल्ला दो प्याजा, ये लोग भी अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। अब अकबर की मौत हुई 1605 में, 1605 में अकबर डाइड एंड ही वाज बरीड इन सिकंदरा नियर आगरा। तो ये भी आपको पूछा जाता है कई बार कि अकबर की मौत कब हुई और उनके शरीर को कहाँ दफनाया गया था। तो उनके शरीर को दफनाया गया था सिकंदरा में, जो कि आगरा में है। अब देखिए, मैं आपको जो हम लोग ने हायरार्की पढ़ी है अभी मुगल एम्पायर की, वो थी बहादुर, सॉरी, बाबर थे, बाबर के बेटे हुमायूं ने, हुमायूं का अकबर, और हुमायूं और अकबर के बीच में आते थोड़ा सा बात सूर एम्पायर का। तो ये आपको याद रखना है। अब अकबर के बाद आएंगे जहांगीर, जो 1605 से लेके 1627 तक रूल किया था। क्योंकि अब अकबर की मौत हो गई 1605 में, तो उसके बाद जब आते हैं वो है जहांगीर। अब जहांगीर 1605 से 1627 तक रूल करेंगे। जहांगीर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस कैसे होता है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए जाने जाते थे। जहांगीर को लोग इसलिए जानते थे क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के बारे में बहुत मालूम था। जजीर ई अदल नाम का उनका एक था, जस्टिस था उन आगरा फोर्ट के अंदर ही। वहाँ पे वो अगर कोई उनके पास कोई केस आता है या कोई भी इशू आता है तो वो खुद बैठ के सॉल्व करते थे। जहांगीर ने नूरजहां के साथ शादी की। ये जहांगीर का ही टाइम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आए थे। ये भी आपको पूछा जाता है यूपीएससी में कि किस राजा या किस एम्पायर या फिर किस किंग के रिजिम में ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने पोर्ट बनाने की मांग की। तो पहले कैप्टन हॉकिंस थे, वो जहांगीर के दरबार में आए, लेकिन उनको पूरी ट्रेडिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसके बाद थॉमस रोई आए, वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन एंड सीक परमिशन फॉर ट्रेडिंग, लेकिन उनको भी ट्रेडिंग की परमिशन पूरी दी नहीं गई थी। लेकिन धीरे धीरे बादशाह जो थे अपने जहांगीर, उसको कॉन्फिडेंस में लाके उसको ट्रेडिंग की अनुमति दी गई। यही यही सबसे ज़्यादा रीज़न हुआ जो हम लोगों की अवस्था ऐसी हुई। हम लोगों की मतलब इंडिया की अवस्था इसके इनके इस छोटे से फैसले से हमको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब ट्रेडिंग करने की परमिशन दे दी गई है, तो अब उन लोगों ने पोर्ट बनाया सूरत में, ट्रेडिंग पोर्ट बनाया सूरत में। तो जहांगीर के टाइम पे ही सूरत में पोर्ट बना गया, ये आप लोग हमेशा याद रखें। अब ऐसा नहीं था कि जहांगीर अकेले थे, इकलौते थे, उनके बाद सीधा उनके सक्सेसर्स ही आ जाएंगे। उसके खुद के बेटे ने, खुसरो ने, गुरु
अर्जुन देव जी के साथ, जो फिफ्थ गुरु थे सिक्स के, उनके साथ रिवॉल्ट किया कि मुझे भी तख्तो ताज चाहिए। और तख्तो ताज के लिए लोगों ने कितने लोगों को मरवा दिया। तो खुद का बेटा, जब बेटा ही बगावत कर सकता है तो बाकियों की क्या पिसाद है। फिफ्थ सिख के गुरु जी थे, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव जी। उनको उनके साथ उस खुसरो थे, उन्होंने जहांगीर के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, लेकिन फिर भी जहांगीर ने उसको हरा दिया। और 1607 में जहांगीर ने फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी को फांसी पे लटका दिया। अब जहांगीर है, जहांगीर के बाद आता है कौन? शाहजहां। तो शाहजहां आता है 1625 में, और जहांगीर जैसे ही 1605 से लेकर 1627 में आए, उनका शासन चला। उसके बाद शारजाह है 1625 में। ये जो था, शायद मैं बोलूं जहांगीर जो थे, और जहांगीर से शाहजहां 28 से आए, क्योंकि 20 ये गलत हो गया है। तो ये ज़रा आप लोग नोट कर लें कि शाहजहां 1625 में नहीं, 1628 में आए और 58 तक राज किया। शाहजहां की मौत हो गई 1666 में। मुमताज महल से शादी किया उन्होंने, और मुमताज महल की शादी के बाद 1631 में उसकी भी मौत हो गई। तो उसके ही याद में उन्होंने ताजमहल बनाया, जिसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए और बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत पड़ी थी। शाहजहां इतने पावरफुल थे, या था, शाहजहां इतना पावरफुल था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ने शाहजहां की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हम आपके राज में आपके साथ सहयोग से रहना चाहते हैं। ये उसकी ताकत ही दर्शाती है। जो शाहजहां का पीरियड था उसे लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं बिल्डिंग्स बनाने के मामले में, क्योंकि उस टाइम पे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और ताजमहल जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए। तो वो गोल्डन एरा ही होगा ना। गोल्डन इसके गोल्डन एरा के बाद, जब जहांगीर के बाद शाहजहां आए, तो उनके पास फ्रेंच ट्रैवलर्स और इटालियन ट्रैवलर्स रोज आते थे। वो लोग आते थे उनके पास, और उनके दरबार में कुछ इन्फो या फिर कुछ चीज़ें थी वो डिस्कस की जाती थी। तो फ्रेंच ट्रैवलर जैसे बर्नजर और ट्रेवियरियर कम आते थे उसके पास, उनके दरबार में। उसके बाद इटालियन निकोली मुनिची आए थे उनके दरबार में। ये पीटर मुंडी है, यहाँ स्पेलिंग जरा आप लोग चेक कर ले। पीटर मुंडी है, मैंने यहाँ पे टी के बदले आर लिख दिया। तो पीटर मुंडी थे, उन्होंने फेमाइन प्रॉब्लम क्या थी शाहजहां के पीरियड में, ये दर्शाया कि फेमाइन प्रॉब्लम कैसी थी, यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे अगर कुछ आपातकालीन घटनाएं आ जाती हैं तो कैसे डील की जाएंगी, ये सब के बारे में उन्होंने लिखा था। अब शाहजहां के बाद जो इरा आया औरंगजेब का, अब अभी अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे और बोलेंगे कि औरंगजेब जो था वो बहुत ही क्रूवल था। और उसी के पीरियड से, बेसिकली बोले तो उसी के पीरियड से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसकी पॉलिसीज, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इतने खराब थे कि लोग उसको झेल ही नहीं पाते थे। ऐसा नहीं था कि वो ब्रेव नहीं था या फिर स्कॉलर नहीं था, बस उसको फाइनेंशियली और जो भी सोशल नॉलेज था वो बहुत कम था। तो इसके वजह से उसकी पॉलिसीज ने ही पूरा मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने का एक रीज़न है, उसकी पॉलिसीज। तो अब देखिए, शाहजहां के जो चार बेटे थे, दारा सिखो, शाहजहां, मुराद और औरंगजेब। तो औरंगजेब बचपन से ही बहुत पावरफुल था, और जो ऊपर के दोनों है दारा सिखो और शाहजहां, ये लोग स्कॉलर्स थे, पढ़ने लिखने वाले थे, और औरंगजेब पहले से पावरफुल था, तो उसने तीनों को भाइयों को मरवा दिया और शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया और खुद राजा बन गया। तो 1659 के वॉर में, दियरी के वॉर में, उसको वो राजा बन गया। उसको आलमगिरी का टाइटल मिला था। औरंगजेब को कई बार पूछते हैं ये कि व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू औरंगजेब, तो आलमगिरी का जो टाइटल था वो एक दिया गया था। औरंगजेब की मौत हुई 1707 में अहमदनगर में।
उस टाइम पे गुरु तेज बहादुर जी आए 1657 में। उसके बाद जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, दैट इज ही मेड खालसा, और उनकी मौत 1708 में नांदेड़ में हो गई। आप ये देखिए कि गुरु तेज बहादुर आए 1675 में, और उन्हीं के बाद आए 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्टैब्लिशमेंट किया। खालसा आज जो था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल पहले था जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, क्योंकि उन लोगों को एक आर्मी कंसिडर की जाती थी, जिनको हराना बहुत मुश्किल हुआ करता था उस टाइम पे भी। ये आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप इतिहास आगे पढ़ते जाएंगे। सिख में फिर जो पंजाब आए उसमें रंजीत सिंह जी आए, उस टाइम पे आप लोगों को सब पता चलते जाएगा, और उसके बारे में हम लोग वीडियोस बनाएंगे। अब 1682 में से लेके 1707 तक औरंगजेब की पॉलिसीज ने ही उसको मराठा के साथ कॉन्स्टेंटली वॉर में रख दिया। कॉन्स्टेंटली वॉर में इसलिए क्योंकि जब अकबर थे तो उन्होंने सेक्युलरिज्म अपनाया, जो औरंगजेब थे उन्होंने, और एक बात मैं मेंशन कर दूं आगे बढ़ने से पहले, कि जो अकबर थे उस टाइम पे उन्होंने जिजिया जो था, जो रिलीजन पे कर था, वो हटा दिया था। अब ये औरंगजेब वापस लेके आ गया था जजिया। ये लाने के बाद हिंदूज जो है, जो जो रिलीजन को मानते हैं, धर्म मानते हैं, अपना ईमान मानते हैं, उन लोगों को खटकने लगा कि नहीं, पहले जब नहीं था तो अब वापस क्यों आ गया। कुछ चीज़ें औरंगजेब ने सही की, जैसे सती बैन कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें गलत की जो पहले अकबर के पीरियड में या इससे पहले जो शासक थे उनके पीरियड में था। जैसे अकबर के टाइम पे हिंदू फेस्टिवल्स आप मना सकते हो अच्छे से, इससे पहले भी आप हिंदू फेस्टिवल मना सकते थे। उस टाइम पे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा ये था। आप देख लीजिए कि अकबर के टाइम पे ही तानसेन बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, और यहाँ औरंगजेब ने म्यूजिक ही बैन करवा दिया, म्यूजिक बैन करवा दिया, और तुलादान बंद करवा दिया। तुलादान एक तरह से सही भी है, क्योंकि अपने वेट के हिसाब से दान करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आपका रेवेन्यू भी वीक होता है, इकोनॉमिकली भी आप स्टेबल नहीं रह पाते। अब बात आई जो मराठास की बात आई कि तो सभी को पता था कि मराठा की आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उनको इजीली हराया नहीं जा सकता। ये जानते हुए भी उन्होंने डेक्कन की प्रोविंसेस, डेक्कन का पूरा राज संभालने के लिए उनको नहीं दिया, जो उन लोगों के बीच में, मराठास के बीच में एक हेटरेट की भावना थी कि नहीं यार, इतना सब करने के बाद भी ये लोग हम लोगों को नहीं समझते। तो ये कांस्टेंट वॉर के कंडीशंस में आ गए थे, और इसीलिए औरंगजेब का फाइनेंशियली भी बहुत लॉस होता था, उसके ट्रेंड आर्मीज भी लॉस होती थी, यहाँ मराठा की भी ट्रेंड आर्मी लॉस होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, एक इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से भी एक इशू था कि औरंगजेब को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब औरंगजेब के बाद आए बहादुर शाह। बहादुर शाह जो 65 इयर्स ओल्ड थे। अब इस उम्र में कोई इतना तो हथियार वथियार नहीं चलाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने पावरफुल थे, लेकिन वो करते क्या इस उम्र में। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलेशन की पॉलिसी ली कि हाँ ठीक है, हम लोग सर्वधर्म समभाव, या फिर सबको साथ में लेके चलेंगे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो अपने अपने जो राज्य है उनमें से कई कई ज़्यादा बड़े बड़े पोजीशंस दे दिए गए उन लोगों को। उन लोगों को एक तरह से सेक्युलर रखा, सबको सेक्युलर रखा, और फिर राज करने की सोची। बट यहाँ भी बहादुर शाह ने क्या किया कि सबको खुश करने के चक्कर में बड़ी बड़ी जागीर दे दी, बड़ी बड़ी जागीर दे दी, और बड़ा बड़ा प्रमोशन किया। अब जागीर देना और प्रमोशन करना तो इनकम जाना, सरकारी खजाने से इनकम जाना। तो उस टाइम पे लगभग समझ लिया आप 13 करोड़ रुपीस एग्जॉस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो अब जागीर देते जा रहा है, प्रमोशन बढ़ाते जा रहा है, और पैसे आने का स्रोत बहुत कम है, मनी वे इज़ वेरी नैरो, तो एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहा था। तो बहादुर शाह भी उस तरह से रूल नहीं कर पाए जैसे इनके ऊपर के सक्सेसर्स रूल किए थे। बहादुर शाह की मौत हुई 1712 में। उसके बाद आया जहांदर शाह। जहांदर शाह बहादुर शाह का बेटा था, और उस टाइम पे जहांदर शाह केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था,
ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल नोबल थे उनके दरबार में वो थे जुल्फिकर खान, और उसके पावर के साथ बहादुर शाह बन गया था एम्परर। लेकिन फिर भी एम्परर बनने के बाद भी पूरी की पूरी पावर जुल्फिकर खान की के पास थी, जो कि वजीर भी था उस एम्पायर का। तो जब वजीर इतना ज्यादा पावरफुल हो तो राजा को थोड़ा सा डरना पड़ता है। वजीर और राजा दोनों को हराने वाले एक आदमी थे, फारूक सिया, जो कि उनके नेफ्यू थे। नेफ्यू। और फारूक सयार जब आए तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें अब देखने को मिलेगी कि मुगल एम्परर्स जो थे औरंगजेब के बाद से डिक्लाइन होने के पीछे रीजंस क्या क्या थे, आपको खुद ही समझ आएगा जैसे जैसे ये स्लाइड बढ़ती जाएगी। फारूक सियार थे, उसके पास राजपाट चलाने का कोई भी स्किल नहीं था। एक तो वो क्रूअल था, अनडिपेंडेबल था और फेथलेस था। तो फारूक सयार जब पावर में आया एज एन एम्परर तो उसके पीछे दो लोगों की बैकअप थी। जैसे ऊपर जहांगीर शाह के पीछे जुल्फिकर खान जो मोस्ट पावरफुल वजीर था उस टाइम पे, उसकी पावर थी, उसी तरह जो फारूक सियार था उसके पीछे सबसे ज्यादा पावरफुल जो सईदी ब्रदर्स थे उनकी पावर थी। सईदी ब्रदर्स, इस बात से ही पता लगाया जा सकता है सईदी ब्रदर्स के बारे में कि उन लोगों ने एक ऐसे आदमी को राजा बना दिया था जो उनके हाथ में सिर्फ एक पपेट था, वो जैसा बोलता था वैसा करते थे। फिर 1719 में जो फारूक सयार था उसके उसको सईद ब्रदर्स की नीयत पता चल गई थी कि क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन फिर भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सईद ब्रदर्स ने फारूक सयार को मरवा दिया। तो मरवा देने के बाद रूल करने के लिए इससे पहले भी काफी दो दो छोटे छोटे सक्सेसर्स आए थे, लेकिन उन लोगों को कुछ चला नहीं। तो इन लोगों ने अब 18 साल, जो सईदी ब्रदर्स थे इन लोगों ने 18 साल के मोहम्मद शाह को एम्परर बना दिया। अब मोहम्मद शाह बेचारा 18 साल का क्या करता। ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा इनकी चलती थी हुकूमत, समझ लिया कि इन लोगों ने हाँ कर दी तो हाँ हो गई। तो ये जो पूरा शासनकाल था फारूक सयार का, उसमें से दो चेहरे उभर के आ रहे हैं यहाँ पे सईद ब्रदर्स के। और इन दोनों को मुगल एम्पायर का किंग मेकर भी कहा जाता है। सईद ब्रदर्स को मुगल एम्पायर का किंग मेकर भी कहा जाता है। फारूक शेर आ गए। अब वो जो 18 साल का मोहम्मद शाह था, अब इसको बेचारे लोगों ने सिर्फ एक पपेट बना के रखा था कि एक खिलौना है, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। तो मोहम्मद शाह की जो मौत हुई वो है 1748 में हुई। और जैसे मैंने बताया था कि ही वॉज बी अ पपेट इन द हैंड ऑफ टू ब्रदर्स, नॉट अलाउड टू हैव एनी पब्लिक मीटिंग्स भी उसको अलाउड नहीं थी मोहम्मद शाह को, वो भी उसको फारूक सैयार से ही पूछ के करनी पड़ती। फारूक सैयार बोल रहे हैं, वो सईदी ब्रदर्स के से पूछ के करनी पड़ती थी। तो समझिए कि उसकी कितनी हैसियत होगी। वो सिर्फ एक एक राजा था, बस नाम का था, लेकिन असल में तो वो गुलाम ही था सईदी ब्रदर्स के। अब जब शाह आलम आया, शाह आलम टू, शाह आलम टू ने राजपाट संभाला 1759 में। राजपाट संभाल इनिशियल ईयर्स वॉन्डिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज एन एम्परर। वो हर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था एम्परर होने के बाद भी, ताकि उसको अपने ही वजीर से जान का खतरा था। तो उसने क्या किया कि जब वो 1759 में पावरफुल आया तो जगह जगह भटकने के बाद 1764 में उसने मीर कासिम ऑफ बंगाल और सुजाउद्दौला अवध से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन दोनों को ज्वाइन किया। मीर कासिम ऑफ बंगाल और सुजाउद्दौला ऑफ अवध, उन दोनों को से ज्वाइन किया वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ब्रिटिशर ने बैटल ऑफ बक्सर में इन लोगों को हरा दिया। अब हरा दिया तो क्या हुआ, हराने के बाद जो शाह आलम टू था वो कई साल प्रिजनर्स बन के रहा, उनका कैदी बन के रहा। और फिर वहां से इलाहाबाद में कैदी बन के रहा। कैदी बनने के बाद इलाहाबाद से निकला और फिर मराठास के हाथ में सेफली पहुंच गया।
और फिर ब्रिटिशर्स ने दिल्ली ऑक्यूपाई किया 1803 में से 1857 तक दिल्ली उन्हीं के कब्जे में थी। अब एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये याद नहीं होता है कि मुगल एम्पायर स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि पहले आए थे बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर से बहादुर शाह, सॉरी, अकबर से आते हैं औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मैं क्या बोल रहा, अच्छा मैं गलत हो गया, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि पहले आए हैं बाबर। आप जानते हैं बाबर क्या थे क्या नहीं थे। बाबर आए, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से फिर औरंगजेब, औरंगजेब से बहादुर शाह, उसके बाद जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, और फिर आता है शाह आलम टू। शाह आलम टू, he was an emperor, he was ascended a throne in 1759। इनिशियली वो अलग अलग जगह पे भटकने लगा और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की, तो ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। हराने के बाद वो फिर कुछ साल उनके साथ ब्रिटिशर्स के कैद में रहा। उसके बाद वहां से निकलने के बाद मराठा को ज्वाइन किया। मराठास को ज्वाइन करने के बाद वो सेफ हैंड पहुंचे और उसके बाद की इतिहास अब शुरू होगा। तो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था पूरा का पूरा 1803 से 1857 तक। मैं आपको ये स्लाइड जो मैंने पीपीटी बनाई है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे से ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा मुगल एम्पायर, बहादुर शाह से लेके औरंगजेब, औरंगजेब से लेके शाह आलम टू तक पूरा कैप्चर कैसे हुआ। तो आपको एक ओवरऑल बेसिक नॉलेज मिल गया है कि हाँ कैसे एम्पायर स्टैब्लिश हुआ है, कैसे डिक्लाइन हुआ है। अकबर के टाइम पे उनके 9 ज्वेल्स थे, बीरबल और अबू फजल थे, फैजी थे, तोडरमल थे, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अबू रहीम, मुल्ला दो प्याजा। कई बार ये बात तो पूछी नहीं जाती है कि बीरबल की मौत कैसे हुई, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि बीरबल की मौत कैसे हुई, तो यूसुफजी जो थे उन्होंने एक बैटल में बीरबल को मार दिया था जो 1586 में हुई थी, यूसुफ जई ने। और उसके बाद अभी अब्दुल फजल को ही वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला इन 1601। तो ये अगर किसी ने नहीं पूछा या फिर आपको याद रखना है कि बीरबल की मौत कैसे हुई और अबू फजल की मौत कैसे हुई, उनके 9 जो है जिंदा थे या मर गए, तो ये भी अकबर के टाइम के बाद से ये लोग का भी मरना शुरुआत हो गया था। अकबर से पहले ही कई लोग मर गए थे। तो ये था पूरा का पूरा मुगल एम्पायर। इसके बाद भी मुगल एम्पायर्स आए। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, बहादुर शाह थे उस टाइम पे। तो ये सब आपको आगे के लेक्चर में हमारे अलग अलग मेंटोर है, ये आपको बताएंगे कि कैसे होगा। So till now we have covered Mughal Empire as a basics, and if you want to get everything in detail, you can go and download a few books which are there in the market, or you can read it on Google as well. Thank you guys. Thank you for watching. And if you don't understand any video about Mughal Empire, if you have any queries about Mughal Empire, कि हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, so we will help you out. Our mentors will help you out. And rest assures, well, our mentor will give you correct information if you ask them anything. If you want any particular video to be made on any topic, किसी चीज पे आप चाहते हो कि हम लोग वीडियो बनाएं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे बताइए, या फिर टीपू सुल्तान की जो मैसूर की वॉर थी वो बताइए, या फिर 18th सेंचुरी में मैसूर कैसे था, हैदराबाद कैसे स्टैब्लिश हुआ, कलिंगा क्या था, ये सब के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम लोग बनाएंगे आपको। यू कैन प्लीज कॉमेंट डाउन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियोस मिले लेटेस्ट।
थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू, sayonara।